नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की पहली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। कृषि उपज विपणन समितियों को कृषि अवसंरचना कोष तक पहुंच प्राप्त होगी। कृषि उपज विपणन समितियों यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज एपीएमसीज के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए बजट 2021-22 में ये घोषणा की गई है कि ये समितियां एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्त पोषण सुविधा का उपयोग करने के लिए पात्र लाभार्थी बन जाएंगी। इस तरह से एपीएमसीज में बेहतर अवसंरचना से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 5 से 10% तक की कमी आएगी। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। साथ ही उनमें बेहतर मूल्य पर उपज के भंडारण और विक्रय की क्षमता का भी विकास होगा। एपीएमसी एक सांविधिक बाजार समिति है। इन्हें राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम 2003 के अंतर्गत कुछ अधिसूचित कृषि, बागवानी, पशुधन उत्पादों के व्यापार के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है। ये समितियां मूल्य निर्धारण प्रणाली में पारदर्शिता, किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करने, कृषि में मूल्य संवर्धन आदि जैसे उद्देश्यों को पूर्ण करती हैं। ये समर्पित कोष फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे जैसे छटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, शीत भंडारण, गोदामों आदि के निर्माण में त्वरित रूप से सहायता प्रदान करेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में गठित ये कोष ब्याज सहायता और ऋण गारंटी के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना में सहायक होता है और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए मध्यम अवधि से लेकर दीर्घावधिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। इस कोष के लाभार्थियों में किसान, प्राथमिक कृषि साख समितियां, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप्स आदि शामिल हैं। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 तक निर्धारित की गई है। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने डीएनए प्रौद्योगिकी यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन विनियमन विधेयक को वर्ष 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था। आइए सबसे पहले विधेयक के मुख्य प्रावधानों को जानते हैं। विधेयक में अपराधियों, पीड़ितों, संदिग्धों और विचाराधीन कैदियों सहित कुछ व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए तकनीक के उपयोग का विनियमन करना शामिल है। विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों में ही डीएनए परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत किए गए अपराध, दीवानी मामले जैसे पितृत्व संबंधी विवाद आदि। इस विधेयक के तहत एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक, क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों और एक डीएनए विनियामक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। डीएनए विनियामक बोर्ड डीएनए डेटा बैंकों और डीएनए प्रयोगशालाओं की निगरानी करेगा। डीएनए की जानकारी के अनधिकृत प्रकटीकरण जैसे विभिन्न अपराधों के लिए दंड संबंधी प्रावधान भी इस विधेयक में किए गए हैं। आइए अब समिति द्वारा पेश किए गए सुझावों को भी जानते हैं। धर्म, जाति आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों को लक्षित करने के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के संभावित दुरुपयोग को लेकर व्यक्त की गई आशंका का निवारण किया जाए। एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया जाए जो डीएनए आधारित प्रमाणों के उपयोग में सहायक हो और गुणदोष विवेचना में विधिक प्रणाली में सहायता प्रदान करे। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि डीएनए प्रोफाइलिंग प्रक्रिया पूर्णतया उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, संविधान आदि के अनुरूप हो। आइए अब डीएनए के बारे में भी जानते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मानव और लगभग सभी अन्य जीवों में पाया जाने वाला एक आनुवांशिक तत्व होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नामक रासायनिक घटकों से बना होता है। ये निर्माणकारी घटक 3 भागों से बने होते हैं, एक फॉस्फेट समूह, एक शर्करा समूह और 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अगली खबर व्यवसाय जगत से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अधिक बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सीमित दायित्व भागीदारी की। सीमित दायित्व भागीदारी पार्टनरशिप एवं कंपनी का एक मिला जुला रूप होता है। इसमें कम अनुपालन और सीमित दायित्व होता है, जिससे ये एक लोकप्रिय व्यावसायिक संरचना बन जाती है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत 12 समाधेय अपराधों का गैर अपराधीकरण करने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय लिया है।
इसका उद्देश्य उन व्यावसायिक कानूनों में से अपराधों की आपराधिकता को दूर करना है जहां कोई भी अनुचित प्रयोजन शामिल नहीं है। लघु कंपनियों की अवधारणा के अनुरूप सीमित दायित्व भागीदारी की एक नवीन श्रेणी बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इन्हें लघु सीमित दायित्व भागीदारी का नाम दिया गया है। लघु सीमित दायित्व भागीदारी के लिए अनुपालन शर्तें और शुल्क दोनों बेहद कम है। ये गैर निगमित सूक्ष्म और लघु भागीदारी को सीमित दायित्व भागीदारी की संगठित संरचना में परिवर्तित होने और इसके लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सीमित दायित्व भागीदारी को यह अनुमति दी गई है कि वे पूर्ण सुरक्षित गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके पूंजी जुटा सकें। इससे सीमित दायित्व भागीदारी के लिए ऋण बाजार का विस्तार करने के साथ साथ पूंजीकरण में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होगी। डिबेंचर्स दीर्घकालिक वित्तीय प्रपत्र होते हैं जो जारीकर्ता के लिए एक ऋण दायित्व को निर्धारित करते हैं। ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें शेयर या इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कहा जाता है। फॉर्म आदि जमा करने में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क में कटौती आदि कदम भी उठाए गए हैं। वहीं लघु कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित परिभाषा को संशोधित किया है। आपको बता दें कि इनके लिए पेड अप कैपिटल की अधिकतम सीमा पहले 50 लाख रुपए थी, वहीं कुल टर्नओवर की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए थी। अब इसे बढ़ाकर पेड अप कैपिटल के लिए 2 करोड़ रुपए और कुल टर्नओवर के लिए 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चुकता पूंजी से तात्पर्य उस राशि से है जो कंपनी को शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों के माध्यम से प्राप्त होती है। इससे 2 लाख से अधिक कंपनियों को अपनी अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को कम करने, निम्न फाइलिंग शुल्क और कम अर्थदंड के रूप में लाभ होगा। वहीं एक व्यक्ति की कंपनी के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कंपनी से तात्पर्य 1 पर्सन कंपनी यानी ओपीसी का मतलब है न्यूनतम 2 सदस्यों से मिलकर कंपनी बनाने के पारंपरिक तरीके के विपरीत केवल एक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति द्वारा निर्मित कंपनी से है। 1 पर्सन कंपनी को चुकता पूंजी और टर्नओवर पर किसी भी प्रतिबंध के बिना शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि 1 पर्सन कंपनी को किसी भी समय किसी अन्य प्रकार की कंपनी में रूपांतरण की अनुमति दी जा सके। इस कदम से स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा इससे और अधिक असंगठित व्यवसाय संगठित कॉर्पोरेट सेक्टर में शामिल होंगे। आइए अब बात करते हैं वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत समकारी लेवी में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत में समकारी लेवी 6% की दर से वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसे भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं रखने वाली गैर निवासी कंपनियों द्वारा प्राप्त डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए भुगतान पर तब लागू किया जाता है जब भुगतान की राशि एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक होती है। वर्ष 2020-21 में ई कॉमर्स कंपनियों को शामिल करके समकारी लेवी के दायरे को विस्तृत किया गया था। एक ई कॉमर्स संचालक द्वारा प्राप्त राशि पर लागू कर अधिभार सहित 2% है। 2 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कुल कारोबार वाले संचालकों को समकारी लेवी से छूट प्रदान की गई है। आइए अब जानते हैं वित्त विधेयक में शामिल किए गए संशोधनों के बारे में। इसमें तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क को समकारी लेवी से बाहर रखा जाएगा। समकारी लेवी उन कंपनियों पर भी लागू होता है जिनके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है और जिनके पास वस्तुओं का स्वामित्वाधिकार नहीं होता है। इसके अलावा ये उन कंपनियों पर भी लागू होता है जो अपने प्लेटफॉर्म पर सेवाएं प्रदान करती हैं और जिनके द्वारा आंशिक तौर पर ऑनलाइन लेन देन किया जाता है, चाहे वे केवल ऑनलाइन भुगतान का विकल्प ही प्रदान करती हों। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस लेवी के दायरे में कुछ और अभिकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री, सेवाओं की ऑनलाइन आपूर्ति के अंतर्गत बिक्री प्रस्ताव की स्वीकृति या खरीद ऑर्डर का सृजन या खरीद ऑर्डर की स्वीकृति आदि जैसी ऑनलाइन गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR ने ये आरोप लगाया था कि भारत द्वारा आरोपित समकारी लेवी भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतिबंधात्मक है। हालांकि बाद में भारत सरकार ने इस दावे को गैर न्यायोचित ठहराया था। कर्नाटक के मांड्या जिले में प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान लिथियम निक्षेप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षणों में लिथियम संसाधनों की उपलब्धता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सर्वेक्षण मांड्या जिले के मार्लगल्ला अल्लापटना क्षेत्र में स्थित आग्नेय चट्टानों पर किए गए थे।
लिथियम संसाधनों के अन्य संभावित स्थल हैं राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में स्थित अभ्रक पट्टी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मौजूद पेग्माटाइट पेटी, राजस्थान में सांभर और पचपदरा के लवणीय जलकुंड और गुजरात में कच्छ का रण शामिल है। लिथियम एक दुर्लभ धातु है और ये नवीन प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए एक प्रमुख घटक भी है। इस दुर्लभ धातु का उपयोग सिरेमिक, कांच, दूरसंचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरियों में लुब्रिकेटिंग ग्रीस, रॉकेट प्रणोदकों के लिए उच्च ऊर्जा योजकों के रूप में, मोबाइल फोन के लिए ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर और ट्रिटियम के लिए कन्वर्टर के रूप में किया जाता है। घरेलू स्तर पर अन्वेषण के कई लाभ हो सकते हैं, जैसे ये भारत की आयात लागत को कम कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में भारत अपनी सभी लिथियम आवश्यकताओं की आयात के माध्यम से पूर्ति करता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए भारत को लिथियम की आवश्यकता है। इस दिशा में हाल ही में प्रारंभ की गई पहलों में शामिल है बैटरी ग्रेड सामग्री का उत्पादन करने के लिए भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी को गुजरात में स्थापित किया गया है। संभावित लिथियम का संयुक्त रूप से अन्वेषण करने के लिए भारत ने अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के समृद्ध लिथियम ट्रायंगल के भाग हैं। इस क्षेत्र में विश्व के लिथियम संसाधनों का लगभग 54% भंडार मौजूद है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। न्यू स्टार्ट संधि। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों देशों ने न्यू स्टार्ट परमाणु निरस्त्रीकरण संधि या नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि दोनों देशों के लिए परमाणु आयुधों की संख्या 1550 तक और तैनात मिसाइलों और बम वर्षकों की संख्या 700 निर्धारित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास विश्व के सबसे बड़े परमाणु शस्त्र भंडार हैं। दोनों देशों के बीच ये संधि 5 फरवरी 2021 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे नवीनीकृत कर दिया गया है। एक्सटेंशन रिफॉर्म्स के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए समर्थन योजना। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे मुख्यतः आत्मा योजना या कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना को वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियों में किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियां और उन्नत कृषि पद्धतियां उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करना है। पिछले 1 वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत 17.32 लाख किसानों को कृषि संबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना, गोबर धन योजना। गोबर धन योजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने एक एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस नए एकीकृत दृष्टिकोण के तहत सभी बायोगैस कार्यक्रमों या योजनाओं को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा समन्वित या संचालित किया जाएगा। गोबर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण घटक है जो खुले में शौच से मुक्त होने के लक्ष्य को प्राप्त करने में गांवों की सहायता करता है। इसका उद्देश्य गांवों को उनके मवेशियों द्वारा उत्सर्जित और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में सहायता प्रदान करना है। ये योजना गांवों को स्वच्छ रखने, ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और मवेशियों के अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन पर बल देती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये एक परिक्रमणशील अवरक्त वेधशाला है जिसे अक्टूबर 2021 में प्रक्षेपित करने की योजना है। ये तरंग दैर्घ्य कवरेज और बेहतर संवेदनशीलता के साथ नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई खोजों के पूरक के रूप में कार्य करेगा। ये टेलीस्कोप बिग बैंग से लेकर सौर मंडल के विकास तक ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक चरण का अध्ययन करेगा। ये नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।